नमस्ते बच्चों। आज अपन पढ़ेंगे वीबीटी यानी वीबीटी मतलब संयोजकता आबंध सिद्धांत। और ये जो केमिकल बॉन्डिंग आपका चैप्टर है 11th क्लास का, उसका महत्वपूर्ण बिंदु है वीबीटी संयोजकता आबंध सिद्धांत। और इसको समझने के लिए देखो, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अगर अपन बात करें सहसंयोजी आबंध की, क्योंकि यहाँ आ रहा है आबंध और वो भी संयोजकता की वजह से। तो इसमें देखो जनरली अपन क्या करते हैं, जैसे अष्टक नियम है, लुईस कोसेल सिद्धांत है, उसके अंदर ये बताया जाता है कि जो अणु हैं, जो अणुओं को बनाने की बात करते हैं अपन, उसमें सिंपल जैसे मान लो कोई कहता है साहब H2 अणु का बनना है, तो सिंपल उसमें अपन क्या कहते हैं कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक सहसंयोजी आबंध बनता है साहब, और इसमें इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, उससे सहसंयोजी आबंध बनता है। यानी एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन इधर से और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन से, ये मिलकर जो है वो H2 बनाते हैं, और इसमें ये जो बॉन्ड बनता है ये आपका सहसंयोजी आबंध बनता है। लेकिन इसमें कई चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं, क्योंकि ऐसे ही मान लो जैसे F2 की बात करोगे तो वही चीज़ होगी, फ्लोरीन और फ्लोरीन ऐसे एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यूज किए, और इलेक्ट्रॉन युग्म का एक साझा हुआ जिसमें दोनों फ्लोरीन का योगदान रहा, और इससे भी जो है सहसंयोजी बॉन्ड बन गया। और ये जो इसके इलेक्ट्रॉन हैं इन्हें बोलते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ये आबंधित इलेक्ट्रॉन है, और ये हैं बच्चों अनाबंधित इलेक्ट्रॉन, है ना, जिन्हें लोन पेयर अपन बोलते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। यहाँ से केवल ये क्लियर होता है कि इनके संयोजी कोष के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो आबंध बनाने में भाग लेते हैं। लेकिन वीबीटी कहती है कि भाई इसमें केवल आप आबंध बनाने की बात कर रहे हो, तो इसमें केवल और केवल इलेक्ट्रॉन कोई हवा में थोड़ी बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन जो साझा कर रहे हैं वो क्या इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्री हैं? लेकिन वीबीटी बताती है कि भाई इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्री नहीं है। इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं ऑर्बिटल्स में, इलेक्ट्रॉन कक्षकों में पाए जाते हैं, और कक्षकों का मिलना होता है। कक्षकों के मिलने से बॉन्ड जो है वो फॉर्म होता है, बनता है, और उन कक्षकों के मिलने को बोला जाता है कक्षकों का अति व्यापन, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। उस पे वो आधारित है। और एक तो चीज़ है कक्षकों का मिलना है, अति व्यापन, और दूसरी चीज़ संकरण भी है। हालांकि अगर जैसे मान लो जैसे CH4 है आपका, ठीक है ना, तो CH4 को समझने के लिए, यानी CH4 में बॉन्ड को बताने के लिए सबसे पहले ये जो कार्बन है उसके केंद्रीय परमाणु की बात करी जाती है, और केंद्रीय परमाणु में सबसे पहले वो संकरण की बात अपन करते हैं। उसके बाद में फिर जो संकरित कक्षक हैं केंद्रीय परमाणु के लिए, वो फिर हाइड्रोजन से ऐड होते हैं। वैसे जनरली तो क्या है, अपन बोलते हैं जब भी ऑक्टेट रूल की इनकी बात करते हैं, लुईस कोसेल वगैरह बताते हैं कि साहब ऐसे ये हाइड्रोजन जो है वो जुड़ जाती है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन युग्म का जो है वो साझा हो गया और ऐसे साफ बन जाता है। लेकिन रियलिटी क्या है कि पहले केंद्रीय परमाणु का क्या होता है, संकरण, उसके बाद में जो है केंद्रीय परमाणु के जो संकरित कक्षक हैं उनका होता है अति व्यापन। यानी संकरण पहली घटना है और अति व्यापन बाद की घटना है। तो ये एक कनेक्टिविटी आई कि भाई पहले जो अपन बताते थे कि जस्ट केवल अणु का बनना है तो अणु में सहसंयोजी आबंध है, तो सहसंयोजी आबंध बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनों का साझा कैसे, उसमें ऑर्बिटल्स का क्या योगदान है, ये थ्योरी बताती है अपने को वीबीटी, ठीक है। और यहाँ से अगर सबसे पहले अपन बात करें वीबीटी के लिए, तो जो वीबीटी सबसे पहले बताने वाले हैं वीबीटी के बारे में, वो हैं अपने हिटलर और लंदन। तो अगर इसकी बात करें, इसके बारे में बताने वाले कौन हैं, तो 1927 की अगर बात करें तो उसमें हिटलर एक तो, और दूसरा है लंदन। इन वैज्ञानिकों ने इस वीबीटी के बारे में बताया, ठीक है, वीबीटी को बताया। और एक वैज्ञानिक आए पॉलिंग, इसके बाद उन्होंने पॉलिंग में है उनका इसका विकास किया। वीबीटी यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता आबंध सिद्धांत, इसका जो विकास है वो किसने किया, पॉलिंग ने। विकास की बात करेगा पॉलिंग, और बताने वाले शुरू में देने वाले हैं हिटलर और लंदन, ठीक है। अच्छा, इसमें हम ये पढ़ने वाले हैं कि एक तो जो है आपके जो परमाणुवीय कक्षक हैं, जैसे कोई भी अणु है उसका बनना है, तो उसमें क्या होता है, अणु को बनाने के लिए जो है वो परमाणु होते हैं, और परमाणु क्या होते हैं, सबसे पहले वो एक दूसरे के पास आते हैं, ठीक है। परमाणु एक दूसरे के क्या आएंगे,
पास आएंगे और उनमें क्या होगा, आपस में वो मिलेंगे। और मिलना क्या है, उन परमाणुओं के कक्षकों का मिलना है। मिलना क्या है, अतिव्यापन है उनके परमाणुवीय कक्षकों का। तो उस बात को हम समझना चाहते हैं और इसके लिए जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो एक हाइड्रोजन का एग्जाम्पल लेकर इसे समझाया जाता है। तो हम इसमें बात करने वाले हैं, एक तो इसको एनर्जी के आधार पर हम समझना चाहते हैं, ठीक है ना, कि ऊर्जा परिवर्तन के आधार पर मुख्यतः हम आज बात करना चाहते हैं। ऊर्जा परिवर्तन के आधार पर वीबीटी की बात करेंगे भाई, है ना, एनर्जी चेंज के आधार पर। और वो जो ऊर्जा है वो है स्थितिज ऊर्जा। क्योंकि होता क्या है, जब भी परमाणु एक दूसरे के पास आते हैं तो इसमें स्टार्टिंग में क्या है, जैसे मैंने कहा ऊर्जा ज़्यादा रहती है, ठीक है ना। जब परमाणु एक दूसरे से दूर है तो ऊर्जा ज़्यादा है, यानी उस निकाय की जो ऊर्जा है वो क्या है, ज़्यादा है। लेकिन जैसे जैसे परमाणु एक दूसरे के पास आते हैं, थोड़ा फील करो चीज़ों को, एक दूसरे के पास आते हैं तो उससे क्या होता है, उनकी जो एनर्जी है वो धीरे धीरे क्या होने लगती है, कम। और वो परमाणु एक दूसरे से मिल जाते हैं। मिलने का कारण है कक्षकों का अतिव्यापन, कक्षकों की ओवरलैपिंग, यानी कक्षकों का मिलना है अतिव्यापन। ये भी अलग से आपको एक क्लास में बताया जाएगा और कुछ क्लासेस बना दी रखी है केमिकल बॉन्डिंग की, तो उनमें भी ये बताया गया है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं ये चीज़। तो यहाँ से सीधी सी बात है कि परमाणुओं का मिलना है तो होगा क्या इसमें, देखो सबसे पहले होता क्या है, कोई भी जो परमाणु है, ठीक है, उसमें एक केंद्रीय भाग नाभिक होता है और जो कोषों में है वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे मान लो ये भी है और यहाँ इलेक्ट्रॉन है, कोई परमाणु है। तो स्टार्टिंग में इनमें क्या होगा, नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स या आकर्षण बल काम करेगा, ठीक है, आकर्षण बल। और इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता ही है। जैसे मान लो यहाँ से मैंने कहा ये इनके इलेक्ट्रॉन और नाभिक में अट्रैक्शन है, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन और नाभिक में अट्रैक्शन है। लेकिन जब ये पास आएंगे तो कुछ चीज़ें बदलेंगी, जिससे कि इसमें क्या होगा, जैसे इसका नाभिक और इसके इलेक्ट्रॉनों में क्या हो जाएगा, एक अट्रैक्शन हो जाएगा। इसके इलेक्ट्रॉन और इसके नाभिक में भी क्या हो जाएगा, एक अट्रैक्शन काम करेगा, ठीक है, ऐसे। और हो सकता है जैसे न्यूक्लियस है ना, इन दोनों के जो न्यूक्लियस है, नाभिक है, उनमें क्या हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा, प्रतिकर्षण हो जाएगा। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन में भी क्या हो जाएगा भैया, रिपल्सन हो जाएगा, प्रतिकर्षण हो जाएगा, ठीक है। और धीरे धीरे होता क्या है, फाइनली ये जो आकर्षण और जो प्रतिकर्षण है, फाइनली क्या होगा, आकर्षण बल जो है वो हो जाएगा प्रतिकर्षण बल के बराबर। क्या कहा, आकर्षण बल किसके बराबर हो जाएगा, प्रतिकर्षण बल के बराबर। ऐसी स्थिति में यहाँ पे दोनों परमाणुओं के बीच में अतिव्यापन हो जाएगा, दोनों परमाणुओं के कक्षकों के बीच में अतिव्यापन हो जाएगा और इससे क्या हो जाएगा, एक सहसंयोजी आबंध का निर्माण हो जाएगा। और इस प्रकार से वो जो अणु है वो स्थायित्व में आ जाएगा। अणु का क्या हो जाएगा, स्थायित्व प्राप्त हो जाएगा। और स्थायित्व प्राप्त होने का मतलब है ऐसी स्थिति में जो अणु है, ठीक है, उस अणु या उस निकाय के लिए अगर बात करूं, क्योंकि स्थायित्व कब आएगा, जब निकाय की स्थितिज ऊर्जा में कमी आएगी। निकाय की स्थितिज ऊर्जा में क्या आएगी बच्चों, कमी आएगी, डिक्रीज हो जाएगी ऊर्जा। ये सब अपन एक हाइड्रोजन के एग्जाम्पल से इसको समझना चाहते हैं कि कैसे ये किया जाएगा। तो देखो हाइड्रोजन के केस में बात करते हैं कि जैसे भाई हम चाहते हैं हाइड्रोजन अणु निर्माण की बात अगर करें, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिए, हाइड्रोजन अणु है साहब। तो सिंपल सी बात है, मैंने यहाँ कहा देखो, एक तो आकर्षण और प्रतिकर्षण वाली बात इसमें कर लेते हैं। मैंने कहा ये आपका हाइड्रोजन का नाभिक है, इधर दूसरे हाइड्रोजन ये मैंने कह दिया HA और ये दूसरा क्या है HB, ऐसे NCERT के अकॉर्डिंग है ये। यहाँ है भाई साहब ये माइनस से और ये है EA। ये A आपका क्या है, एक परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु, जिसके इलेक्ट्रॉन की बात करें, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ऐसे ही दूसरे हाइड्रोजन के लिए मैंने कहा ये B का इलेक्ट्रॉन है, B हाइड्रोजन का। तो अगर स्टार्टिंग स्थिति अपन देखते हैं तो खुद के साथ में एक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। यहाँ भी खुद के साथ में खुद का ना भी खुद का इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे एक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। जब ये दूर दूर होते हैं ऐसी स्थिति में अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, यहाँ भी अट्रैक्शन फोर्स या आकर्षण बल काम करेगा। लेकिन जैसे जैसे ये पास आने लगेंगे तो इससे क्या होगा, जैसे EA इसका इलेक्ट्रॉन है ना,
और इसका नाभिक, इनमें क्या हो जाएगा अट्रैक्शन, और ये अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा। खुद के साथ जो अट्रैक्शन है परमाणुओं का वो क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। और दूसरे परमाणु के साथ जो अट्रैक्शन है, जैसे ये प्लस और इसका माइनस है, ठीक है ना, ये हाइड्रोजन का नाभिक है ए का, और ये हाइड्रोजन बी का इलेक्ट्रॉन है। इनमें क्या हो जाएगा बच्चों, एक प्रकार से आकर्षण होगा, ठीक है, जैसे जैसे ये पास आएंगे। लेकिन जैसे जैसे और थोड़े नज़दीक आते हैं तो उसमें एक रिपल्सन भी काम करता है। और रिपल्सन कौन सा है, देखो प्रतिकर्षण किस में होगा, समान आवेश में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है कि नहीं, और जो विपरीत आवेश होते हैं उनमें आकर्षण होता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ दोनों के जो नाभिक हैं वो एक दूसरे को क्या करने वाले हैं, प्रतिकर्षित करने वाले हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। और दोनों के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो भी एक दूसरे को क्या करने वाले हैं, प्रतिकर्षित करने वाले हैं। लेकिन एक ऐसी स्थिति आती है जब यहाँ दोनों के लिए आकर्षण बल, ठीक है ना, आकर्षण बल और प्रतिकर्षण एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। अट्रैक्शन फोर्स और जो इसका रिपल्सन फोर्स है वो एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। और ऐसी स्थिति में अणु का स्थायित्व प्राप्त होता है, या जो निकाय है वो एक प्रकार से स्टेबल होने की बात करता है। क्योंकि ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं उनके जो परमाणविक कक्षक हैं उनका अतिव्यापन हुआ है, और उनसे जो इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म का कहीं ना कहीं साझा। तो वीबीटी, यही तो बात है, वीबीटी अपने को ये बताती है कि इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ तो कैसे हुआ, बिना ऑर्बिटल के थोड़ी हो जाएगा। तो ये ऑर्बिटल्स या कक्षकों को ध्यान में रखकर जो है वो बात करती है जो भी सहसंयोजी आबंध बनते हैं। एक चीज़ तो ये अपने सामने आती है कि साहब ये काम हुआ है। अब इसको हम देखना चाहते हैं कि ऊर्जा परिवर्तन के बेसिस पर। ये तो एक सिंपल बात होगी कि साहब आकर्षण और प्रतिकर्षण बल इक्वल हो गए, इसलिए वो जो अणु है आपका स्टेबिलिटी में आ गया, स्थायित्व प्राप्त कर लिया, ठीक है। लेकिन इसको अपने ग्राफ से समझना चाहते हैं कि यहाँ पर दोनों परमाणुओं के बीच में जो मतलब यहाँ अट्रैक्शन काम करा, या जो परमाणविक कक्षक हैं उनका अतिव्यापन हुआ, तो उनमें कहने का मतलब जो ऊर्जा है वो कितनी है, और वो ऊर्जा है वो आबंध ऊर्जा के नाम से जानी जाएगी। और कम से कम या जो भी स्थिति आती है कि वहाँ पे जो ऊर्जा निकलती है वो कितनी होती है, और बॉन्ड की जो लेंथ है यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए वो कितनी है। तो इसमें एक ग्राफ की अपन बात करते हैं, इसे समझने का प्रयास करो। देखो अपने पास है ये स्थिति, मैंने कहा ये है साहब, और यहाँ पर हमने ले ली है ये इसकी पोजीशन, ये स्थिति मैंने कहा जीरो। इसे एक काम करो, सबसे पहले यहाँ ऊर्जा की बात करो, और ऊर्जा भी कौन सी है बच्चों, स्थितिज ऊर्जा की बात कर रहे हैं अपन, पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, अणुओं के लिए। तो एक अक्ष पर तो स्थितिज ऊर्जा है, और हम यहाँ दूसरी अक्ष पर बात जो करते हैं वो करते हैं बॉन्ड लेंथ की, आबंध की लंबाई की। इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं अंतर्नाभिकीय दूरी, इसे बोल सकते हैं अंतर्नाभिकीय दूरी, अंतर्नाभिकीय दूरी, दोनों नाभिकों के बीच की दूरी जिसे बॉन्ड लेंथ कहा जाता है, ठीक है ना, जिसे बॉन्ड लेंथ कहा जाता है। और बात किसकी कर रहे हो, यहाँ हाइड्रोजन अणु के बनने की बातें कर रहे हैं अपन, कि दो हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे के पास आते हैं तो किस प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण होता है और उसमें ऊर्जा का क्या मतलब रहेगा। तो देखो इसको बात को वैसे ही थोड़ा सा फील करने के हिसाब से ही समझे। आप जानते हैं क्या स्थिति है सर, आपने एक तरफ स्थितिज ऊर्जा लिख दी और दूसरी तरफ बॉन्ड की लेंथ ये रख दी है, जो भी स्थिति आती है। यहाँ भी मैं स्थितिज ऊर्जा के लिए कुछ डाटा सेट कर लेता हूँ। मैंने कहा ये आपकी 100 माइनस में है, ये नीचे की तरफ जाओगे 0, और यहाँ ऊपर की तरफ देखोगे तो यहाँ 100 किलो जूल के हिसाब से। फिर यहाँ मैंने कहा ये 200 है, माइनस में है, ये 300 है, ऐसे ये क्या कर दिया 400 है, और ऐसे यहाँ हमने कर दिया 500। और ये सब चीज़ किलो जूल प्रति मोल के हिसाब से बात कर रहे हैं, यानी कि अपन 1 मोल हाइड्रोजन को बनाने की बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन अणुओं को बनाने में जो ऊर्जा निकलती है, और ऊर्जा का निकलना क्या है, ऊष्माक्षेपी क्रिया है बच्चों। कौन सी क्रिया है, ऊष्माक्षेपी, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक,
ऊष्माक्षेपी। तो ऊष्माक्षेपी के लिए जो डेल्टा एच का मान होता है एंथैल्पी परिवर्तन, वो कैसी होती है? नेगेटिव होती है, ऋणात्मक होती है। तो यहाँ भी सब जगह यहाँ अपन ने ऋणात्मक की बात करी है क्योंकि ऊष्मा का निकलना होगा। इस बात को यूँ समझो भाई, जैसे अपने पास 2 परमाणु हैं, दोनों हाइड्रोजन के ही हैं, ठीक है, मिलना है उनको। तो ये पहले क्या है, इनमें डिस्टेंस ज़्यादा है, परमाणुओं के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं ऊर्जा भी ज़्यादा होने के चांसेस हैं। और या इसको यूँ भी कह सकते हो कि जैसे दोनों परमाणु हैं, तो दोनों परमाणु में हम जानते हैं 1s कक्षक, और इधर से भी क्या है, इसका 1s कक्षक है दोनों तरफ से। इसका भी कौन सा है? 1s, और दूसरी तरफ भी कौन सा कक्षक है? 1s कक्षक। हाइड्रोजन के केस में इसमें भी हम जानते हैं 1 इलेक्ट्रॉन, इधर भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इनका मिलना है। क्लियर? तो ऐसी स्थिति में जैसे ये दूर हैं, इसका मतलब है कि एनर्जी कम होने का चांस है, एनर्जी कम होने का चांस है, या जो भी स्थिति आती है एनर्जी ज़्यादा होने का चांस है वैसे स्थिति देखे तो। लेकिन जैसे जैसे देखो ये पास आए हैं, जैसे मान लो मैंने कहा ये अंतर्नाभिकीय दूरी, ये स्थिति आई, फिर मैंने कहा भैया ये ओवरलैप ही कर गए एक दूसरे को, यानी ऑर्बिटल है इसलिए बना दिया मैंने। ये आपका कक्षकों के हिसाब से ही बात कर लो, ये 1s है और इधर भी 1s है, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा। और ये इसका क्या है? न्यूक्लियस तो कहाँ होगा? ऑर्बिटल है, कक्षक है, कक्षकों के लिए 1s और 1s ऐसे। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर तो जो है एनर्जी कहीं ना कहीं ज़्यादा होने का चांस है। और इसको कैसे समझोगे? देखो इस टाइप से समझो कि यहाँ आपका ये H2 का फॉर्मेशन हो गया है, यानी कक्षकों का अतिव्यापन हो चुका है। और ऐसी स्थिति में ये जो यहाँ पे ये जो इन दोनों के बीच की दूरी है, अंतर्नाभिकीय दूरी, इसकी वैल्यू होती है 74 पिकोमीटर। कितनी होती है? 76 पिकोमीटर इन दोनों के बीच की दूरी, जो भी डिस्टेंस है, बॉन्ड लेंथ है वो। दूसरी चीज़ एनर्जी की बात करी जाती है, तो एनर्जी जो मिलती है ना बच्चों ऐसी स्थिति में, ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। इस निकाय के लिए जो स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू होगी वो आती है आपकी 435.8 किलो जूल प्रति मोल। ये एनर्जी आती है जब 76 पिकोमीटर इनमें डिस्टेंस होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब भी परमाणु एक दूसरे से मिलते हैं, है ना, जब भी परमाणु एक दूसरे से मिलते हैं या कक्षक एक दूसरे से अतिव्यापित होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में ऊर्जा निकलती है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होगा। और जब ये इनका मिलना है तो ऐसी स्थिति में जो स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू है वो होगी ये, और ये वैल्यू माइनस में इसीलिए है क्योंकि यहाँ ऊष्माक्षेपी प्रोसेस है। तो ऐसी स्थिति में इसको हम ऐसे बता सकते हैं भाई, ऐसे, ये देखो ये ग्राफ आपका इस टाइप से ऐसे। यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो एनर्जी है वो काफ़ी कम आएगी, है ना। एनर्जी का जो लेवल है यहाँ 0 से देख रहे हैं अपन, ऊर्जा काफ़ी कम आने के चांसेस हैं। और स्थितिज ऊर्जा यहाँ जितनी ज़्यादा कम होगी इसका मतलब है स्टेबिलिटी है। बस वैसे भी सोच सकते हैं, एनर्जी अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब स्टेबिलिटी अपने आप ही क्या है? कम है। और जहाँ एनर्जी कम होती है वहाँ अणु का स्थायित्व क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। तो ये स्थिति है यहाँ पे, ठीक है। और अगर जैसे अपन देखते हैं कि अगर आप बॉन्ड लेंथ है ना, जैसे बीच की जो डिस्टेंस है वो बढ़ाने का काम करोगे तो एनर्जी बढ़ेगी, और एनर्जी बढ़ेगी तो अणु का स्थायित्व नहीं होगा। ये सीधी सी बात यहाँ ध्यान रखने की है। अगर जैसे जैसे आपने कहा बीच का गैप ज़्यादा है, तो बीच का गैप ज़्यादा है तो निश्चित रूप से देख लो ये जो यहाँ है वो 76 पिकोमीटर से बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। ये बॉन्ड लेंथ अगर इन दोनों के बीच की बात करो तो भैया इस कंडीशन में एनर्जी भी हाई है। इस कंडीशन में आपकी एनर्जी भी क्या है? हाई है, ज़्यादा होने के चांसेस हैं। इस वजह से इसका स्थायित्व जो स्टेबिलिटी है वो भी क्या हो जाएगी? कम। और ऐसी स्थिति में स्थायित्व क्या हो जाएगा? इसका ज़्यादा। तो यहाँ जो VBT है, संयोजकताबंध सिद्धांत है, उसको हमने पढ़ा है ऊर्जा परिवर्तन के आधार पर, एनर्जी चेंज होने के आधार पर, ठीक है। तो ये चीज़ बिल्कुल आपके क्लियर हुई होगी कि जब भी अपन अणुओं की बात करते हैं तो उस केस में अणुओं को बनाने की बात करते हैं, तो जब आपके अणुओं को बनाने वाले जो एटम हैं वो दूर रहते हैं तो इसका मतलब है कि ऐसी स्थिति में उनकी एनर्जी हाई होती है। और जैसे जैसे वो पास आते हैं, क्योंकि वहाँ पर आकर्षण बल, अट्रैक्शन फोर्स और जो रिपल्सन फोर्स है वो एक दूसरे के क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं, और उनके कक्षकों का क्या हो जाता है? अति व्यापन। और इस प्रकार से जो है यहाँ एक अणु का
स्थायित्व प्राप्त होता है। और भी अपन इससे आगे की चर्चा करेंगे, लेकिन ऊर्जा परिवर्तन की बात तो अपनी हो गई है। उसके बाद में दूसरी बात अपन करेंगे जो कि कक्षकों के अतिव्यापन से संबंधित होगी और संकरण से संबंधित होगी।